स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो 25 साल के होने से पहले ये जो 10 पॉइंट है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यंग एज में ही कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी ही लाइफ ख़राब हो जाती है। वो क्या 10 पॉइंट है, सभी पर बात करेंगे। हाँ, एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट का पॉइंट है ना, वो तो मैं भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने भी वो गलती करी है, तो आपको भी समझदारी की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप आने वाली अपनी लाइफ कहीं ना कहीं सिक्योर कर लेंगे, और जो गलती आप कर बैठते हैं या कर चुके हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने आप को देना शुरू करें। आप अपनी कमाई में से सबको पैसा देते हैं। आप अपनी कमाई में से रेंट को देते हैं, ग्रोसरी को देते हैं, फैमिली को देते हैं, वाइफ को देते हैं, दवाइयों को देते हैं, हर जगह आप पैसा देते हैं, मगर कभी भी खुद के लिए कुछ पैसा नहीं देते। मैं आपको बताऊं, अगर आप खुद से प्रॉमिस करते हैं, आपकी सैलरी 10,000 है, आप 1,000 रुपये खुद के लिए चालू करें कि मैं 1,000 रुपये खुद के लिए रखूंगा। आपकी सैलरी 15,000 है, खुद से चालू करें। 1,000 रुपये हो सकते हैं, 1,500 रुपये हो सकते हैं। आपकी सैलरी 35,000, 25,000, 45,000 क्यों ना हो, अगर आप खुद से डिसाइड कर लें एक एक्स अमाउंट, लाइक वो आपका 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, या अमाउंट के तौर पर भी हो सकता है 2,000, 1,500, 2,500, कितना भी हो सकता है। अगर आप खुद से ही डिसाइड कर लें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो पैसा सबको ही दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, मगर 5-10% या ये अमाउंट मैं खुद के लिए ज़रूर बचाऊंगा, तो अगर आप खुद को देना शुरू कर देंगे सबसे पहले, तो आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मंथ एंड आया और आपके पास पैसा नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पैसों के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, यार किसी से 10,000, 20,000 ले लूँ, ये खर्चा बच्चों की फीस चली जाए, रेंट चला जाए, नहीं, क्योंकि आपके पास वो पेमेंट हमेशा रहेगी। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसे इस्तेमाल करें, आप उसे सेव करें खुद के लिए। हो सकता है आपने अक्सर देखा है, कभी कभी सारे खर्चों को पूरा करते हुए आपके पास खुद के लिए पैसे नहीं होते। कपड़े लाने हैं, पैसे नहीं है, कहीं जाना है, पैसे नहीं है, ट्रैवल करना है, पैसे नहीं है। हो सकता है जो आप बैग यूज़ कर रहे हो, शूज़ यूज़ कर रहे हो, वो बहुत पुराना है, आप नया लाना चाहते हो, बट पैसे नहीं है। जब आप खुद के लिए इस्तेमाल करने लगोगे 10 या 5% या जो भी आपने अमाउंट सोची है वो, तो आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। देखिए, आप कमा रहे हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि थोड़ा सा मैं खुद के लिए बचा लूँ। बहुत सारे लोग नहीं सोचते, बट अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपके पास पैसा हमेशा रहेगा और कभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे पास ये नहीं है, अब मेरे पास वो नहीं है। आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि खुद को देना शुरू करें, जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ। सेकंड पॉइंट आता है फायर इमरजेंसी फंड। फायर इमरजेंसी फंड क्या है, आपको नाम से मैं बताऊं, आग लगने से पहले का इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोग समझते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, सोचा जाएगा जो होगा। आपको पता है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो आप तैयारी रखते हो हर चीज़ की, कि अगर ये ख़राब हो गया तो ये चल जाएगा, ये एम्प्लॉय बेकार है तो ये ठीक है। आपको पता है गवर्नमेंट भी इस तरीके से रखती है कि अगर हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है अगर वो छुट्टी पर चला जाता है तो उसकी जगह कौन आएगा। हर चीज़ का एक बैकअप प्लान होता है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी पर्सन अपनी इनकम का बैकअप प्लान नहीं रखता। कहने का मतलब है कि अगर आज नौकरी नहीं रही, अगर आज आप जिस भी काम में हैं, आप कहीं पर भी हैं, अगर वो काम नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम हो गई, आप जॉब पर नहीं जा पाए, मेडिकल कंडीशन हो गई, कोई भी परेशानी हो गई, तो आप काम पर नहीं गए तो सैलरी नहीं आई, घर का खर्चा वहीं का वहीं रहेगा, रेंट, ग्रोसरी, पूरा खर्चा वहीं रहेगा, कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं हुई होगी। आप खुद से सोचो, अगर आपने इमरजेंसी फंड तैयार नहीं कर रखा, आपने खुद के पैसों के बनाने के लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट तय नहीं कर रखा, तो आप खुद से सोचिए कि पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए आग लगने से पहले आपके पास एक फ़ंड ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आप सिक्योरिटी पर प्लान कर सके, खुद के लिए प्लान कर सके, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। थर्ड पॉइंट आता है कि कई बार हम बिना सोचे समझे घर ले लेते हैं।
घर लेने में क्या होता है, हमारे घर वाले बोलते हैं हम कब तक रेंट पे रहेंगे, फैमिली बोलती है कि हम कब तक रेंट पे रहेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कब तक हम रेंट पे रहेंगे, और खुद से भी लगता है कि रेंट पे रहना बेकार है, रेंट पानी में जा रहा है, खुद का घर होता तो बहुत बढ़िया है। एक चीज़ सोचिए, आप जो रेंट दे रहे हो वो 8,000 रुपये 10,000 रुपये हो सकता है, ठीक है। आप जो इंस्टॉलमेंट भरोगे वो भी 15-20 हज़ार या 25,000 तक जा सकती है आज की जो महंगाई है। एक चीज़ पूछिए आप खुद से, आज आपकी उम्र अगर 25 साल है, आप 20 साल तक का लोन लेते हैं घर को अपना बनाने के लिए, आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 45 साल, ठीक है। मुझे एक बताओ, आज की जो एक एवरेज एज मानी जाती है कि 60 या 50 तक लोग जीना चाहते हैं, ठीक है, कि 60 जी लिया तो बहुत अच्छी बात है, रिटायरमेंट की एज मैंने जी ली, ठीक है। आपने 60 साल तक के लिए उसको कमाया, सब कुछ किया, ठीक है, बट बाय चांस ये सोचिए कि आपकी जो कंडीशन है वो कितनी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जहां आप 8,000 नहीं पे कर पा रहे, खुद से पूछिए क्या मैं 20,000 रुपये पे कर पाऊंगा? कभी भी जब आप घर लेने जाएं तो पहले खुद से पूछिए क्या मैं 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा? क्या मैं इतना कैपेबल हूँ? क्या मैं 20 साल तक ये रेगुलर पे कर पाऊंगा? क्योंकि आप अगर आज 25 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 50 देना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट डबल हो जाती है 20 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना उसके अनुसार। आप खुद सोचिए, जब आपकी 45 साल की एज होगी, जब वो आपका घर होगा, अदरवाइज वो आपका घर नहीं है, वो सिर्फ कागज़ में है, और वो कागज़ भी फेक है, क्योंकि जिस दिन आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी या जिस दिन आपने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा भाई, तो क्या होगा आप खुद सोचिए। क्या वो छत आपके सर पर रहेगी? क्या वो घर आपके नाम पर रहेगा? नहीं ना। इसलिए खुद से प्रॉमिस कीजिए कि जब तक मैं तैयार ना हूँ तब तक ये रेंट के घर पर रहना कोई बुरी बात नहीं होती, जब तक मैं रेंट पर रहूँगा। अगर मैं कैपेबल हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ 20 साल तक और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लूँ, अदरवाइज नहीं लूँ। अगर आपको जानना है कि घर लेने से पहले ऐसे कौन से हैं वो 5 सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो सर्च कर सकते हैं, कोच आयशा जैन घर लेने से पहले 5 सवाल, तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। आप उस वीडियो में जाकर देखिए, मैंने एग्जैक्टली बताया है कि कौन कौन सी गलतियां हैं या कौन कौन से सवाल हैं जो पूछना चाहिए घर लेने से पहले, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। 4th पॉइंट आता है ज़्यादा इंटरेस्ट पर कर्ज लेना। कहने का मतलब है जब हम छोटे कर्ज लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि छोटा इंटरेस्ट है, ब्याज छोटा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम बड़ा कर्ज लेते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि 17%, 20%, 21% तक का चला जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने अपनी फैक्ट्री खोली अपने भैया के साथ, बट उन्होंने एक गलती करी। उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे ले लिया, मुझे बिना बताए। उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा है, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा पैसा मैं मिलाती हूँ, थोड़ा आप मिलाइए, फैक्ट्री को ओपन करते हैं। बट उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह से ले लिया। अब उन्हें लगा कि वो भी पैसे मांग रहा है, वो भी पैसे मांग रहा है, बट मांग कोई नहीं रहा था। उन्हें खुद से लगा कि मेरे ऊपर छोटे छोटे बहुत सारा हो गया, क्यों ना मैं एक ही ले लूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो घर था उन्होंने सोचा क्यों ना इसे गिरवी रख देते हैं और एक काम करते हैं कि इसके इंटरेस्ट से सारा पैसा दे देंगे, जो पैसा आएगा सभी का पैसा दे देंगे और शायद 50,000 या 1 लाख रुपए बच भी जाए, तो बेनिफिट है। बट मैंने उन्हें समझाया कि बाकी का तो ब्याज छोटा छोटा है, या बहुत सारे पैसे ऐसे होते हैं जिन पे ब्याज नहीं लगता, जो हम दोस्ती यारी में ले लेते हैं। बट आप जो ये ले रहे हो इसमें 18% तक का आपको ब्याज देना पड़ेगा, और अभी के लिए नहीं, आने वाले 5 सालों तक। क्या ये सही है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटा कर्ज को पटाने के लिए बड़ा कर्ज ले लेते हैं। ब्रोकर जितने पैसे मांग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसे दे देते हैं, इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, अमाउंट भी ज़्यादा दे दिया है। इस प्रकार से ना आप फंस जाते हैं। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट वाला कर्जा लेना ही नहीं है, और कोशिश कीजिए कि मत लीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, नई नई जॉब लगी है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, बहुत गलत है, मत लीजिए। ये चलता फिरता कर्ज है। ये दुनिया में जितना भी अच्छा लगता है ना, जितने भी लोगों के पास है, लोग खुश रहते हैं, बातें करते हैं, वही क्रेडिट कार्ड है। बहुत बुरी हैबिट है। पता है क्रेडिट कार्ड क्या है? एक चलता फिरता कर्ज है। आप कभी भी स्वाइप करके इससे कर्ज ले सकते हो।
तो मत लीजिए। आप ये समझिए, एक आम आदमी की घर ज़रूरत है, कार ज़रूरत है, और एक छोटे मोटे कर्ज़ों के लिए आपका क्रेडिट कार्ड ज़रूरी है। मगर क्रेडिट कार्ड कब लेना चाहिए, इसके लिए समझ भी होना ज़रूरी है। अगर आप अननेसेसरी टाइम पर और अननेसेसरी खर्चों करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है और चीज़ों को कुछ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं तो आपको सबसे पहले अपना रिटायरमेंट फ़ंड तैयार करना है। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट फ़ंड तैयार नहीं करते, वो निर्भर रहते हैं किसी चीज़ पर कि कल को शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, वो हो जाएगा। देखिए, जो होगा वो बात की बात है। आज अपने लिए 15% या 18% आपकी इनकम का जितना भी आपको लगता है कि हाँ इतना मैं कर सकता हूँ, तो रिटायरमेंट प्लान कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपका कल कोई नहीं सोच सकता। आप किसी पर डिपेंड मत रहिए, आप बच्चों पर डिपेंड मत रहिए, आप किसी भी चीज़ पर डिपेंड मत रहिए, खुद के लिए, क्योंकि खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लिए नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि इन फ्यूचर पैसा मांगना पड़ जाता है, इन फ्यूचर वो बच्चों पर डिपेंड है, इन फ्यूचर वो छोटे छोटे खर्चों के लिए सभी पर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ों से ऊपर उठिए, जिससे कि आपका रिटायरमेंट फ़ंड आप खुद से तैयार कर पाएँ, आप सारी चीज़ों को खुद ही प्रिपेयर कर पाएँ। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डिजास्टर भी आने वाला है ना, तो आप प्रिपेयर हैं, क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट फ़ंड है। और आज के समय में कल क्या होगा या कल मेरे पास घर तो है, नहीं, आपके पास एक रिटायरमेंट फ़ंड खुद के लिए होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप खुद से कह सके, किसी से आपको पैसा ना मांगना पड़े, कभी भी आप खुद के खर्चों के लिए डिपेंड ना रहे। इसलिए रिटायरमेंट फ़ंड बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम कार कब ले सकते हैं, कार लेने के लिए हम क्या करें, समझ नहीं आता, क्या हम कार ले आएँ बहुत जल्दी, अभी हम नए नए जॉब पर लगे हैं, मिडिल क्लास हैं, कार ले आएँ क्या? मैं आपको बताऊं, कार लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है अगर आप यंग एज में या बहुत जल्दी कम कमाई में आप कार ले रहे हैं, क्योंकि कमाई तो आपकी 25,000 35,000 है, मगर आप कार ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वाली लेकर आते हैं या ज़्यादा महंगी लेकर आते हैं। देखिए, इसमें एक रूल का इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़रूरी है, 24/10। मतलब कि इसमें आप थोड़ा सा समझ के देखिए, ये जो 20 है ना, इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपको 20% पैसा डाउन पेमेंट में देना है। चाहे ब्रोकर कुछ भी कहे, डीलर कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी कोई भी कहे, आपको 20% पैसा डाउन में लेकर चलना है। मतलब कि डाउन पेमेंट के लिए 20% पैसा आपके पास होना चाहिए। 4 साल से ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट आप नहीं बंधवाएंगे, 4 साल तक का ही आपको रखना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि अगर उससे भी कम हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम कीजिए, मगर 4 साल तक का मिनिमम, ठीक है। और 10%, मतलब कि आपकी जो इनकम है उसका 10% ही अमाउंट आपके इंस्टॉलमेंट में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो कम पैसे की कार लीजिए। अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत है तो कम पैसे में, ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है, सस्ती ले लीजिए, बट आपका बजट नहीं हिलना चाहिए। बजट में क्या होता है, जब हम ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वाली कार ले लेते हैं जिसमें कि पैसा ज़्यादा जाता है हमारा, तो बाकी सारे खर्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर आपकी एज बहुत अच्छी एज है, 25 साल 30 साल की बहुत अच्छी एज है, आप टेंशन लेने लगते हो कि अब मैं कहाँ से चुकाऊं, घर का लोन चल रहा है, कार का लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है। ये आप ही ने तो लिया था, अगर आप इसे लेते नहीं तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, तो क्यों लेना है? एक बात को समझ जाइए, इससे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप इन चीज़ों से बच सकें। अगला पॉइंट आता है कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट कोई जुआ सट्टा या बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप समझदारी से करें तो ये बहुत अच्छा पैसा आपको कमा कर दे सकता है। थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट कीजिए, आपकी जितने भी आपके पास पैसे बच पाते हैं, थोड़े बहुत भी 1000 2000, उससे शुरू कीजिए। आजकल तो लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि थोड़ा थोड़ा कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और कैसे मैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता हूँ, कैसे और लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। अगला पॉइंट आता है, आपको समझदारी के साथ साथ सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है द रूल ऑफ 72, आपको एक एफडी कराने की ज़रूरत है। बट हाँ, एफडी जब भी आप कराएं तो आपको एक समझदारी की ज़रूरत है कि आपकी एफडी में अगर आपका 7%, 8%, 9% मिल रहा है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपका पैसा डबल कब होगा, क्योंकि बहुत सारी एफडी में 6% ही मिल पाता है। 6% तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 5% ही मिलता है कहीं कहीं।
बहुत समझदारी की जरूरत पड़ती है कि 7, 10, 9 मिल जाए, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर 9 ही मिलता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कराएं। कहने का मतलब है अगर आपको 9 मिल रहा है तो 72 से उसको डिवाइड करिए कि कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा। अगर आपको 7 मिल रहा है तो आप देखिए आपको पता चलेगा 10 साल। बहुत सारे लोग एफडी करा देते हैं, सिक्योरिटी ज़रूरी है मगर एफडी करा देते हैं गलत जगह। इतना ज़्यादा समय में बढ़ रहा है, पैसा डबल हो रहा है और इतना कम उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर ज़्यादा मिले, और इसका जो मैं कहूँगी एक बढ़िया आप तरीका ढूंढें एफडी की जगह, तो आप गोल्ड में पैसा लगाइए, क्योंकि गोल्ड के भाव जैसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट से आता है। और आज जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, कल भी बढ़ेंगे, मार्केट और ऊपर जाने वाला है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। पैसा कहीं ख़राब करने की जगह आप उसे अच्छी जगह लगा सकते हैं, जिससे कि वो सेफ़ हो और जल्दी से बढ़े और मुनाफा आपका ज़्यादा हो। आप इसमें सॉफ्ट गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, और आप अगर सोना खुद से खरीद के लेकर आना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम सोने या चांदी में पैसा लगाते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पैसा कमाना ज़्यादा चाहते हैं बट फिर भी छोटी छोटी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में कहीं ना कहीं एक बुरा परिणाम देखने का मौका मिलता है। तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से लाइक कर दीजिए, और हाँ, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।